हेलो एवरीवन। और लीनियर प्रोग्रामिंग के आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टू फेज मेथड के बारे में। तो लीनियर प्रोग्रामिंग के पिछले लेक्चर में हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक के बारे में जाना था कि किस तरीके से हम उन कंस्ट्रेंट्स जिनमें ये साइन हो ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर इक्वल्स टू, अगर हमारे कंस्ट्रेंट्स में ये साइन है तो वहां पर हम सिंप्लेक्स मेथड का यूज नहीं करते, वहां पर हम आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक का यूज करते हैं। तो जिसमें हमने दो मेथड्स के बारे में देखा था कि वहां पे दो मेथड होते हैं, एक हमारा बिग एम और दूसरा हमारा टू फेस मेथड। तो पिछले लेक्चर में हम बिग एम हमने देखा था, बिग एम के क्वेश्चंस देखे थे और देखा था कितने इजीली हमारे क्वेश्चन वहां सॉल्व हो रहे थे। तो अब इसी तरीके से वैसा ही एक सिंपल सा छोटा सा मेथड है टू फेस मेथड। तो पिछले लेक्चर्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगर आप वहां जाकर देखना चाहते हैं ग्राफिकल मेथड, सिंप्लेक्स मेथड, बिग एम मेथड, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम वगैरह, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो फिलहाल टू फेस मेथड में देखते हैं। तो जिस तरीके से बिग एम करते समय हमने कुछ हमने उसके एजम्पशंस लिए थे, तो सेम वर्किंग रूल यहां भी कुछ कुछ वैसा ही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमेशा की तरह वो आपका मैक्सिमाइजेशन में होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन शुड बी इन मैक्सिमाइजेशन। सेकंड कि आपको अगेन सेकंड वही है कि जितने भी बीआईज हैं यानी कि राइट हैंड साइड ऑफ कंस्टेंट्स शुड बी पॉजिटिव, कि भाई राइट हैंड साइड जो है कंस्टेंट की वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ये दो तो फिक्स है, चाहे सिंप्लेक्स हो चाहे कोई भी मेथड हो, आपके ऑलवेज आपके आते हैं। थर्ड कि अब आपको कंस्टेंट्स में इंट्रोड्यूस करवाने हैं स्लैक वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो इंट्रोड्यूसिंग स्लैक एंड स्लैक कॉमा सरप्लस एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल्स टू द कंस्टेंट्स, कि कंस्टेंट्स में अपने स्लैक, सरप्लस और आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाने हैं हमें। अब ये तो हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं, सिंप्लेक्स से ही हमें पता है कि किस तरीके से हम स्लैक, सरप्लस और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। बाकी जो व्यूअर्स आज जुड़े हैं उनको मैं बता दूं किस तरीके से करा जाता है। कि सपोज कीजिए आपका कंस्टेंट है इस फॉर्म में कि 6x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल्स टू 5। अगर लेस देन इक्वल टू है तो जाहिर सी बात है यहां पर एक वेरिएबल जोड़ा जाता है। तो हम जिस वेरिएबल को ऐड करते हैं वो वेरिएबल होता है आपका स्लैक वेरिएबल। ध्यान से सुनिएगा, लेस देन इक्वल टू कांस्टेंट, देन जो वेरिएबल ऐड किया जाएगा वो स्लैक। अगर आपका कांस्टेंट है ग्रेटर देन इक्वल टू का, सपोज कर दीजिए ये हो जाएगी 3x1 प्लस 5x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो अब भाई अगर ये वाली साइड बड़ी हो गई तो इधर से कुछ माइनस करना पड़ेगा, तो जो सब्ट्रैक्ट किया जाएगा वो होगा आपका सरप्लस वेरिएबल, तो माइनस P1। अब ये मैंने पहले ही बताया था कि जब भी एक सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस होगा वो अपने साथ एक आर्टिफिशियल वेरिएबल लेकर आएगा, प्लस A1। ये A1 है आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल। थर्ड कि भाई अगर आपका कंस्टेंट इक्वालिटी में है 4x2 बराबर मान लीजिए 6, तो ये क्या हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 3x1 प्लस 4x2। तो इक्वल टू वाले कंस्टेंट को भी नहीं छोड़ना, उसमें भी एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होगा, प्लस A2 इज इक्वल्स टू 6। तो ये हो गया स्लैक, किस तरीके से ऐड करते हैं, ये हो गया सरप्लस और आर्टिफिशियल किस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और ये आर्टिफिशियल वेरिएबल किस तरीके से इंट्रोड्यूस होता है। तो ये तो सिंपल था कि भाई ये तीन स्टेप तो आपको हर बार करने होते हैं। अब टू फेज में क्या अलग है, तो इसका फर्स्ट, अब जैसे कि नाम है टू फेज, यानी कि ये मेथड आपके दो फेज में चलेगा। पहले फेज में क्या होगा और सेकंड फेज में क्या होगा, तो वो मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट फेज, अभी हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फेज की। तो ये काम करने के बाद आप फर्स्ट फेज पे आओगे। तो फर्स्ट फेज में आपको क्या करना है कि असाइन द कॉस्ट ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल्स टू -1, कि आर्टिफिशियल वेरिएबल्स की जो कॉस्ट है वो आप असाइन करेंगे -1 इन द
ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो चाहे मैक्सिमाइजेशन का होगा, क्योंकि हमने कहा ना कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का होना चाहिए। तो यहां जो आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लेंगे, उसके बाद जब फर्स्ट फेज स्टार्ट करेंगे तो वहां पर आप आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट तो रखेंगे -1 इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड 0 टू ऑल अदर वेरिएबल्स, और बाकी जितने भी वेरिएबल हो आपके x1 x2 स्लैक सरप्लस जो भी आपने माने हैं, उन सब की कॉस्ट 0 रखनी है। तो आपको एक नया मैक्सिमाइजेशन फंक्शन आपको मिल जाएगा, नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सेकंड, उसके बाद आपको करना है फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, IBFS। अब IBFS निकालने का तरीका वही है जो सिंप्लेक्स में था, सेम उसी मेथड से IBFS निकलेगा जिस मेथड से हमने सिंप्लेक्स में निकाला था या बिग एम में निकाला था। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लेक्चर्स के लिंक मिल जाएंगे, वहां जाकर देख सकते हैं इजीली। देन थर्ड, सॉल्व यूजिंग सिंप्लेक्स टेबल। कि सिंप्लेक्स टेबल का यूज करके सॉल्व करेंगे कब तक? जब तक आपके सारे आर्टिफिशियल वेरिएबल्स रिमूव नहीं हो जाते, अंटिल ऑल आर्टिफिशियल वेरिएबल्स रिमूव्ड। जब तक आपके सभी आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव नहीं हो जाते तब तक आप इसको सिंप्लेक्स टेबल से सॉल्व करते रहेंगे। जहां एक बार आपके सभी आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव हो गए, बाहर चलते चले गए, खत्म होते चले गए, उसके बाद आपका सेकंड मेथड, सेकंड फेज शुरू होगा। सेकंड फेज में क्या होगा? देखिए, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। फर्स्ट फेज में क्या है कि भाई आर्टिफिशियल वेरिएबल्स की कॉस्ट -1 ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखनी है और अदर वेरिएबल्स की कॉस्ट 0। IBFS निकालना है, सिंप्लेक्स टेबल से कब तक सॉल्व करना है? जब तक सभी आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव ना हो जाएं। सेकंड फेज बहुत ही जरा सा काम है कि अब आपको एक्चुअल कॉस्ट, नाउ असाइन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ all the variables in phase 1 simplex table। अब देखिए, यहां से जो सिंप्लेक्स टेबल आपके पास बचेगी, उसी सिंप्लेक्स टेबल में एक्चुअल जो कॉस्ट थी, यानी कि एक्चुअल जो कोफिशिएंट्स थे, उनको असाइन कर देना है 0 की जगह। देन सॉल्व द सिंप्लेक्स टेबल। और फिर उस सिंप्लेक्स टेबल को हम कब तक सॉल्व करेंगे? जैसे कि हमें पता है कि उस सिंप्लेक्स टेबल को तब तक सॉल्व करना है जब तक ऑल डेल्टा जेस, जितने भी आपके डेल्टा जेस हैं वो लेस देन इक्वल टू 0 ना हो जाए, तब तक हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो वैसे तो आपको लग रहा होगा कि काफी बड़ा सा मेथड है, और ये है भी बिग एम से थोड़ा बड़ा है, लेकिन सिंपल है, कोई ऐसा बड़ा कोई घबराने वाली बात नहीं है। सिंपल सा मान के चलिए इसको भी, कि जिस तरीके से हम सिंप्लेक्स करते थे, जिस तरीके से आप बिग एम करते थे, सेम वही काम यहां आपको करना है। बस ये है कि 2 फेज में डिवाइड हो गया आपका टेबल। तो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं और जल्दी से सॉल्व करना शुरू करते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। अब जैसे कि यहां एक प्रॉब्लम आप देख रहे हैं कि सॉल्व द गिवन एलपीपी, जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपका मिनिमम z इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2, कि मिनिमम z जो है वो x1 प्लस x2 है, और सब्जेक्टेड टू ये आपके कंस्टेंट आ गए कि 2x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड x1 प्लस 7x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 7, और ये आपका नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन कि x1 x2 बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्यूशन अगर देखें हम, तो सबसे पहले अगर फर्स्ट कंडीशन पे ध्यान दिया जाए तो वो क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन शुड बी ऑफ मैक्सिमाइजेशन बट इट इज ऑफ मिनिमाइजेशन। तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा मैक्सिमाइजेशन में, और मैक्सिमाइजेशन में चेंज करने का तरीका मैंने आपको बताया था आपके इसमें सेकंड लेक्चर में। हमने सिंप्लेक्स मेथड का जब फर्स्ट लेक्चर हुआ था, जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग की सीरीज का सेकंड लेक्चर था, तो वहां हमने सबसे पहले यही काम करा था कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर मिनिमाइजेशन में है तो उसे मैक्सिमाइजेशन में चेंज करना है। तो उसी टेक्निक को यहां यूज करते हैं। तो हम यहां एक नया वेरिएबल मान लेते हैं, मैक्सिमम z डैश इज इक्वल्स टू -z, यानी कि इसका नेगेटिव। तो हमें पता ही है कि प्लस का अपोजिट माइनस, मिनिमम का अपोजिट मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम क्या होगा? नेगेटिव ऑफ मिनिमम।
तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस z कितना x1 प्लस x2, तो माइनस x1 माइनस x2। तो ये आ गया आपका नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि मैक्सिमाइजेशन में है। अब देखिए दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू में है, तो यहां पर सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस होंगे। तो हम मान लेते हैं कि भाई फर्स्ट कंस्ट्रेंट के लिए सरप्लस वेरिएबल है p1 और आर्टिफिशियल वेरिएबल है a1, और सेकंड कंस्ट्रेंट के लिए p2 सरप्लस वेरिएबल और a2 आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो सब्जेक्टेड टू, तो अब आपके कंस्ट्रेंट्स क्या बन गए कि 2x1 प्लस x2 माइनस p1 एंड प्लस a1 इज इक्वल्स टू 4, x1 प्लस 7x2 माइनस p2 प्लस a2 इज इक्वल्स टू 7। और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन की भाई ये आप चाहे सरप्लस स्लैक जितने भी वेरिएबल्स लेंगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स लेंगे, वो सभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। लेस देन इक्वल टू के किसी भी वेरिएबल के लिए हम कुछ भी सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सारी कैलकुलेशन ग्रेटर देन इक्वल टू वाले वेरिएबल्स के लिए ही होगी। तो ये हमने अपने कंस्ट्रेंट भी इक्वालिटी में चेंज कर दिए। अब हमारा क्या स्टेप है, अब यहां शुरू होगा आपका फेज 1। इस काम के बाद हमें स्टार्ट करना है अपना फेज 1। फेज 1 में क्या करते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव फंक्शन की शुरुआत होगी, अब इनको भी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं ऊपर, जो मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, प्लस या इसको छोड़िए, अभी सीधा फेज 1 में ही इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि भाई आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबकी कॉस्ट असाइन कीजिए 0, और जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं उनकी कॉस्ट असाइन कीजिए -1। इसको नहीं चेंज करेंगे सिंप्लेक्स में, और इसमें यही अंतर है कि सिंप्लेक्स में सारा जो वेरिएबल्स का एडिशन हो जाता था वो यही हो जाता था पूरा, लेकिन यहां पर फेज 1 में करेंगे हम, यहां करने की जरूरत नहीं है, आपको फेज 1 में ही करना है। तो अब देखिए जो हमारा नया जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आया वो क्या आया, मैक्सिमम z डैश इक्वल टू 0x1 माइनस 0x2। अब जब हमने कॉस्ट 0 असाइन कर दिया तो माइनस प्लस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस ही कर देते हैं उसको, क्योंकि 0 माइनस 0 माइनस 0 भी 0 ही होना है, और 0 प्लस 0 भी 0 ही होना है, प्लस 0p1 प्लस 0p2 माइनस 1a1 एंड माइनस 1a2। तो ये आ गया हमारा नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि हमारा फेज 1 का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसमें हमें काम करना है। अब बात करते हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की, IBFS, दैट हाउ वी हैव टू फाइंड IBFS। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वैसे ही फाइंड करना है जैसे पहले करते थे कि पुट, अभी जो हमारे कंस्ट्रेंट को नाम देते हैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 की पुट। अब देखिए जितने भी यहां वेरिएबल्स हैं x1 x2, उसके बाद सरप्लस ऑल्सो p1 एंड p2 इज इक्वल्स टू 0। ये आपको केवल सरप्लस वेरिएबल के साथ करना है। अगर स्लैक वेरिएबल हो तो स्लैक वेरिएबल को 0 नहीं रखते, हम केवल जो हमारे ओरिजिनल डिसाइडिंग वेरिएबल्स हैं एज वेल एज सरप्लस वेरिएबल्स उनको 0 रख देते हैं इन कंस्टेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में। तो हमारे पास क्या बनेगा ये, तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन आया कि भाई a1 इक्वल हो गया 4k और a2 इक्वल हो गया 7k। तो ये आ गया हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो अब सिंप्लेक्स टेबल बना के फेज 1 को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हमारा फेज 1 सॉल्व होगा। तो ये हमने सिंप्लेक्स टेबल बना लिया, जो एक्चुअल प्रॉब्लम और कंस्ट्रेंट्स वगैरह जो मेरे पास डाटा आया था वो मैंने वहां लिख दिया है। तो फर्स्ट फेज के लिए शुरू करते हैं। तो सिंप्लेक्स टेबल सेम वैसी बननी है जैसे पहले बनती थी, बेसिस CB कॉस्ट ऑफ बेसिस, XB जितने भी वेरिएबल्स हैं हमारे, CJ कॉस्ट ऑफ दीज वेरिएबल्स, एंड लास्ट कॉलम मिनिमम रेशियो। तो इस टेबल को किस तरीके से आपको बनाना है, डील करना है, वो सिंप्लेक्स टेबल है। आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर जरूर देखें अगर आपने नहीं देखा है तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बेसिस यानी कि जो आपके इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आए हैं वो आपके यहां आएंगे। क्या है हमारा A1 A2, उनकी कॉस्ट इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो क्या है -1 कॉस्ट थी उनकी,
अब देखिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इनको उसी तरीके से लगाना है जिस ऑर्डर में आते हैं। जैसे फर्स्ट कंस्टेंट से A1 आया तो ऊपर रखा गया, सेकंड कंस्टेंट से A2 आया तो सेकंड प्लेस पे रखा गया। इस तरीके से अगर थर्ड कंस्टेंट होता उससे कोई आता तो वो थर्ड प्लेस पे रखा जाता। तो ऑर्डर शुड बी मेंटेन्ड, ऑर्डर आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, नहीं तो वही प्रॉब्लम आएगी, फिर सॉल्यूशन खराब गलत आएगा आपका, सही नहीं होगा वो। ऑर्डर मेंटेन रखना पड़ेगा। अब XV आपके पास कितने वेरिएबल्स हैं भाई, X1 है, X2 है, P1 है, P2 है, A1 है, A2 है। उनकी कॉस्ट क्या, अब जैसे कि हमने फर्स्ट फेज में कहा था कि भाई इन सब की कॉस्ट कितनी है 0, लेकिन इन दोनों की कॉस्ट है -1 एंड -1। XB भाई जो आपका सॉल्यूशन है 4 एंड 7 वो यहां लिखा जाएगा, A1 4 A2 7। अब इनको किस तरीके से फिल करना है वेरिएबल्स के हिसाब से। देखिए X1 फर्स्ट कंस्टेंट में 2 सेकंड में 1, X2 फर्स्ट में 1 सेकंड में 7, इसके बाद P1 -1 फर्स्ट में -1 दूसरे में P1 है नहीं 0, P2 फर्स्ट में नहीं है तो उसका वहां पर 0 और सेकंड में है -1, A1 फर्स्ट में है सेकंड में नहीं है, A2 फर्स्ट में नहीं है सेकंड में। तो इस तरीके से आपने ये फिल कर दिया। अब देखिए प्रोसेस सेम है, Z किस तरीके से निकलेगा, सिग्मा CB XB एंड डेल्टा J इक्वल्स टू CJ माइनस सिग्मा CB XJ। अब ये CB XJ क्या है, CB XB क्या है, तो ये आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाकर जरूर देखें अगर आपको नहीं पता तो, और पता है तो कंटिन्यू रखें। तो सबसे पहले अब यहां क्या है हमारा Z डैश, Z की जगह क्या है Z डैश। तो शुरू करते हैं, तो ये आ जाएगा -4 -7 यानी कि माइनस का 11। अब निकालना है डेल्टा J, कितना है CJ 0 माइनस दिस इंटू दिस यानी कि -2 प्लस 1 इंटू -1 यानी कि -1 यानी कि 3 प्लस का आ गया 3। इसी तरीके से यहां देखिए CJ कितना 0 माइनस 1 इंटू -1 -1 7 इंटू -1 -7 यानी कि प्लस का 8। इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा 0 1 ये भी 1, और मुझे पता है कि जो भाई मेरे यहां पर होते हैं उनकी तो कॉस्ट ऑलवेज, उनका डेल्टा J तो ऑलवेज 0 ही आता है, तो ये हो गया 0। अब क्या करना है, मैक्सिमम वेरिएबल जो मैक्सिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम क्या है यहां पर 8, मैक्सिमम है 8, ये -1 -1 ठीक, माइनस माइनस प्लस एक साइन माइनस की, ठीक बात -1 आएगा ये। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कैलकुलेशन जहां पे भी आपने केयरलेसनेस दिखा दी वही कैलकुलेशन आपकी खराब हो जाएगी, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो जो मैक्सिमम है वो बनेगा इनपुट वेरिएबल, तो इनपुट क्या है हमारा X2, तो ये फर्स्ट इटरेशन का इनपुट वेरिएबल है। अब मिनिमम रेशियो कैसे निकलेगा कि भाई इनपुट क्या है X2, तो ये XB 4 अपॉन, अब ये इस कॉलम के ही एंट्रीज से डिवाइड करेंगे, 4/1 यानी कि 4, देन 7/7 यानी कि 1, 7/7। तो मिनिमम कौन ये, तो इसको इस तरीके से पीछे लेकर आए, इस एरो को ऊपर लेकर जाए, तो ये आ गया दोनों के इंटरसेक्शन में, ये हो गई आपकी की, ये हो गया की एलिमेंट। अब आउटपुट, अब बाहर कौन गया A2, सेकंड वाला रेशियो मिनिमम है, सेकंड पे कौन है A2, तो A2 हो गया अब आपका आउटपुट वेरिएबल, ये खत्म। अब A2 की जगह कौन आ जाएगा X2, तो अब देखिए अब क्या चलेगा ये A1 X2। अब ये भी ध्यान रखिएगा जिस ऑर्डर में जाएगा उसी ऑर्डर में आएगा, सेकंड वाला गया है तो उसकी जगह जो X2 आया है ये सेकंड प्लेस पर ही आएगा, फर्स्ट प्लेस पे नहीं आएगा, ये आएगा सेकंड प्लेस पे। A1 की कॉस्ट -1, X2 की कॉस्ट 0, फर्स्ट फेज के लिए 0 साइन कर दिया हमने। अब देखिए अब क्या करना है आपको, की को बनाना है 1, तो की 1 कब बनेगी, जब ये पूरी रो आपकी 7 से डिवाइड हो जाएगी, तो 1 1/7 1 0 -1/7 0,
आर्टिफिशियल वेरिएबल जाते ही उसका काम खत्म, उसका कॉलम ही खत्म कर देंगे हम। उसके बाद अब ये हम मान लेते हैं कि भाई ये हमारी रो R1 है, ये रो R2 है, और ये सेम रो R2 है, ये वही तो रो है। तो अब आपको क्या करना है भाई, या तो इस वाली रो का या इस वाली रो का यूज करके की के ऊपर या नीचे दोनों तरफ जीरो बनाना होता है, की के ऊपर भी की के नीचे भी। अब की के नीचे तो यहां कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन की के ऊपर है क्या, 1। तो 1 कब जीरो बनेगा, जब 1 माइनस हो जाएगा। तो इसका यूज कर सकते हैं हम, क्योंकि यहां तो 7 है। तो जैसे मैट्रिक्स में हम करते थे काम कि रोज का ही यूज करके अपने मन के हिसाब से बनाते थे, जिस हिसाब से हमें एंट्रीज चाहिए होती थी, सेम ऐसा ही यहां करना है आपको। तो अब हम क्या क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि R1 माइनस न्यू R2, जो नई R2 आई हमारे पास। तो देखिए 1 4 माइनस 1, ठीक, 2 माइनस 1/7 यानी कि 13/7, और 1 माइनस 1 0, ये एज इट इज रहेगा, -1, देन -1 माइनस कर देंगे तो प्लस का 1/7, एंड ये 1 एज इट इज। अब अगेन क्या फाइंड कीजिए, z डैश। तो इस बार तो कितना आ जाएगा, सीधा सीधा -3। अब डेल्टा जे, डेल्टा जे किस तरीके से फाइंड करेंगे, 0 माइनस का 13/7, एंड ये तो 0 हो गया, तो प्लस का 13/7 आ जाएगा यहां पर, क्योंकि माइनस साइन ही है, माइनस माइनस प्लस। इसी तरीके से सेकंड में 0। अब ये तो हमें पता ही है कि भाई इन दोनों का जो वो है, ये तो 0 ही आएगा, ये भी और ये भी, जो यहां होते हैं उनका डेल्टा जे ऑलवेज 0 आता है। इसको चेक करते हैं, 0 माइनस माइनस प्लस 1, एंड देन -1, फिर अगेन 0 माइनस 1/7, एक माइनस बाहर है तो प्लस का 1/7। अगेन इन सब में मैक्सिमम कौन है, प्लस का 13/7, ये मैक्सिमम है, तो इस बार ये होगा इन, यानी कि सेकंड स्टेप में इनपुट है x1। तो आउटपुट कैसे निकलेगा, रेशियो निकाल लेते हैं यहां पे। तो 3/13/7 यानी कि ये आ जाएगा आपका 21/13। इसके बाद 1/1/7, क्योंकि ये कॉलम है ना आपके इनपुट वेरिएबल का, इस तरीके से डिवाइड करेंगे। तो 1/7, 1/1/7, तो ये इक्वल हो गया 7 के मिनिमम कौन, ये। तो इस बार कौन बाहर गया, A1, और की क्या हो गई आपकी, ये हो गई आपकी की 13/7। तो अब जब आप ये इसका इटरेशन शुरू करेंगे, थर्ड इटरेशन, तो अब यहां देखिए A2 बाहर चला गया, दोनों का ही काम खत्म, इस तरीके से। तो अब क्या आएगा, अब A1 के प्लेस पे कौन आया, x1, x2, दोनों की कॉस्ट 0 है। अब की को 1 बनाना है। अब ये क्या है हमारा 13/7, रो है हमारी R1। तो भाई 13/7 को 1 कैसे बनाएंगे, 7/13 से इंटू करके। तो R1 हो जाएगा आपका, R1 टेंड्स टू 7/13 R। तो ये हो गया आपका 21/13, और ये हो गया आपका 1, 0 एज इट इज रहेगा, -1 हो गया माइनस का 7/13, और 1/7 हो गया आपका 1/13। अब सेकंड में आप क्या करना है कि इसके नीचे 0। अब ये क्या है 13/7, ये क्या है 1/7। तो हम इसका यूज कर लेते हैं नए वाले R1 का। इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि R2 माइनस 1, हाँ ठीक है, 1/7 न्यू R1। तो ये हो गया आपका 1 माइनस 1/7 इंटू 21/13। तो कितने बार चला गया, 3 बार। तो कितना आ गया ये 10/13। ये हो गया 0। अब ये 1 एज इज रहेगा क्योंकि ऊपर 0 है, एंड दिस -7/13, एंड ये है आपका -1।
-1 माइनस 1/7 इंटू माइनस का 7/13, तो ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो -13 प्लस 1/7 यानी कि 1/13, और ये माइनस का ये हो जाएगा आपका, ओके ओके, इट इज 0, हमें R2 देखना है ना, हाँ ठीक ठीक ठीक, तो ये हो जाएगा 0 माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 0 माइनस 1/7 इंटू माइनस का 7/13, तो हो जाएगा प्लस का 1/13, और इसी तरीके से आपका अगला जो आएगा ये आ जाएगा माइनस का 2/13, माइनस का 2/13। अब यहां पे मैक्स जेड डैश और वो निकालते हैं अपना डेल्टा जे, तो जेड डैश तो कितना आ गया 0, डेल्टा जे, अब देखिए x1 x2 दोनों यहां प्रेजेंट है तो दोनों का ही डेल्टा जे 0, और यहां पर देखा जाए कॉस्ट 0, ये वेरिएबल भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो फर्स्ट फेज हमने देखा, तो यहां पर ये इसके कंप्लीशन का वो है कि आपके जो आर्टिफिशियल वेरिएबल हैं वो सभी खत्म हो जाएंगे, जैसे कि यहां देखा आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल गायब हो गए, और डेल्टा जे जो है वो सब 0 आ जाएगा। अब टाइम है फेज 2 का शुरू करने का, कि अब हमें यहां फेज 2 शुरू कर देना है। तो फेज 2 में क्या करेंगे हम, तो इस टेबल को आप ध्यान रखिएगा, इसी टेबल का यूज किया जाएगा, जो आपकी ये लास्ट स्टेप आया है इसका ध्यान रखिएगा। तो मैं फिलहाल, अब देखिए ये मैंने सेकंड फेज के लिए टेबल तैयार कर लिया है कि किस तरीके से हम सेकंड फेज में अब शुरू करने वाले हैं। तो देखिए इसी का यूज करेंगे, इसी जो हमारी फर्स्ट फेज का जो लास्ट इक्वेशन था उसका यूज होगा यहां पर। तो आप क्या कर दीजिए, इसको भर लीजिए पूरा, बी सी बी एक्स बी सी जे मिनिमम रेशियो एज इट इज। अब सीजे में क्या आएगा, अब देखिए यहां आएगा x1 x2, ठीक, बी उनकी जो कॉस्ट आई थी भाई 21/13 और 10/13, इस तरीके से उनकी कॉस्ट आ गई। अब सेकंड फेज में हम क्या करते हैं कि भाई जो वेरिएबल्स हैं हमारे क्या क्या है, x1 x2 p1 p2, अब आर्टिफिशियल को इन्वॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि वो गायब हो चुके। अब सबकी एक्चुअल कॉस्ट यहां पे आप दे दीजिए, तो x1 की एक्चुअल कॉस्ट -1 है इसके अकॉर्डिंग, x2 की एक्चुअल कॉस्ट भी -1 है क्योंकि जो मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो ये है हमारा, और सरप्लस वेरिएबल की कॉस्ट हम ऑलवेज 0 देते हैं, तो यहां भी क्या आ जाएगा -1 -1। अब इस यहां की जो एंट्रीज है वो सेम एज इट इज, आप यही एंट्रीज फिल कर दीजिए, 1 0 -7/13 1/13 0 1 1/13 एंड -2/13, जो सेम एंट्रीज यहां है वही एंट्रीज आप यहां फिल कर दीजिए। बस अंतर क्या आएगा कि जो कॉस्ट है अब वो एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। फर्स्ट फेज में हम कॉस्ट क्या देते हैं 0, लेकिन इस फेज में जो एक्चुअल कॉस्ट है उनकी x1 और x2 की इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आप दे सकते हैं, जो एक्चुअल हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है -1 एंड -1, तो वो कॉस्ट हमने यहां दे दी है। अब मुझे लगता है कि ये हमारा लास्ट इक्वेशन होना चाहिए, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। तो z डैश कितना आ गया, माइनस का 21/13 प्लस माइनस का 10/13, यानी कि कुल मिला के माइनस का 31/13। डेल्टा जे देखिए -1 हो गया आपका, वैसे तो x1 x2 यहां है तो इनका डेल्टा z तो ये आपका 0 ही आएगा, मेन तो ये इन दोनों का हमें निकालना है, तो 0 माइनस 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 प्लस 7/13, अगेन माइनस प्लस माइनस -1/13, यानी कि ये प्लस का 6/13 बाहर माइनस से हो गया माइनस का 6/13। इसी तरीके से ये आएगा आपका 0 माइनस -1/13 माइनस माइनस प्लस 2/13, यानी कि प्लस का 1/13, एक माइनस ऑलरेडी बाहर है तो माइनस का 1/13। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहां पर कि ये जितने भी डेल्टा जे हैं, ऑल डेल्टा जेज आर लेस देन इक्वल टू 0, कि जितने भी आपके डेल्टा जेज हैं वो लेस देन इक्वल टू हो गए 0। दिस इंप्लाइज ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जो कि आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो मैक्सिमम z डैश कितना है आपका, माइनस का 31/13, ये आपका है मैक्सिमम z डैश।
लेकिन हमें तो क्या निकालना है, मिनिमम z, जो हमारा, आप अगर आपको प्रीवियस जो हमने जो अभी जो प्रॉब्लम थी, मेन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो क्या था, मिनिमम z। तो यहां हम क्या करेंगे, इसको मिनिमम में कैसे चेंज करेंगे, वैसे ही मिनिमम z इक्वल्स टू माइनस z डैश। जब मैक्सिमम z डैश माइनस z के इक्वल हो सकता है तो मिनिमम z माइनस z डैश के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 31/13। ये आ गया आपका मिनिमम z, और सॉल्यूशन क्या आ गया आपका, x1 बराबर दिस 21/13 एंड x2 बराबर 10/13। तो ये था सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी यूजिंग टू फेज मेथड। यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टू फेज मेथड का जब भी क्वेश्चन आता है तो वो एग्जामिनर खुद ही कहता है कि आप इसको टू फेज से सॉल्व करिए, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी मेथड है, इस वजह से स्टूडेंट इसको कम ही रिकमेंड करते हैं। तो जब भी हमारे पास इस टाइप से हो कि हमारे कंस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू में हो, तो जब तक हमें एग्जामिनर बाउंड नहीं करेगा कि आपको इसे टू फेज से करना है, तब तक हम बिग एम का ही यूज करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग है, दो दो अलग अलग फेज हैं, दो दो टेबल बनेगी यहां पर, जबकि बिग एम और सिंप्लेक्स में ऐसा नहीं होता, एक ही टेबल पे काम होता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसका यूज आप तभी करें जब आपको बाउंडेशन दे दी जाए कि आपको ये एलपीपी टू फेज से ही सॉल्व करनी है। तो आज के लेक्चर में हमने टू फेज मेथड भी कंप्लीट कर लिया। तो जहां तक है एलपीपी के सॉल्यूशन के सभी मेथड्स हम कर चुके हैं, ग्राफिकल भी, सिंप्लेक्स भी, बिग एम भी, टू फेज भी। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे डुअलिटी के बारे में, डुअल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, प्राइमल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, अगले लेक्चर में हम उनको देखेंगे। तो तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको लीनियर प्रोग्रामिंग के नोट्स या वर्कशीट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां कांटेक्ट करके आप मुझसे ले सकते हैं इजीली। इसके अलावा लीनियर अलजेब्रा की, इंटीग्रल कैलकुलस की भी लेक्चर सीरीज हमारी शुरू हो रखी है, जिनके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। वहां जाकर अगर लीनियर अलजेब्रा और इंटीग्रल कैलकुलस आपको पढ़ना है तो उनको भी पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को अपने एक मैथमेटिशियन स्टूडेंट फ्रेंड को जरूर भेजिएगा। थैंक यू।